हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले आप सभी ने जिस तरह पहले वीडियो को पसंद किया है उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आगे हम यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेडी हो जाइए। जिस तरह से पहले भी हम बोल दिए थे कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो क्या, कहीं भी जो आप पढ़ते हैं बिना कॉपी और पेन के मत पढ़िए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे देख रहे हैं। छोटा नागपुर का पठार है एक अग्रभीर, एक गर्त, एक पदस्थली, एक संप्रदाय भूमि। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि देखिए, छोटा पठार, छोटा नागपुर का पठार। पठार क्या होता है दोस्तों? पठार आप जैसा कि जानते होंगे कि देखिए जो होता है कि एक होता है ये जो उसका जो माउंटेड होता है वह पीक टाइप का होता है, इस तरह से कर्व होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमालय, माउंटेन। और जब यही रॉक का शेप जो होगा ये टेबल के शेप में हो जाएगा, ये टेबल के शेप में हो जाएगा, तो क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पठार। ये हो गया पठार, प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, और ये हो गया पर्वत। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ इसका पीक का, ऊंचाई का, इसका जो माउंटेड है वो देखिए इसका पॉइंटेड शेप में नुकीला है, और इसका कैसा है, प्लेन, एक टेबल शेप में है। तो होता क्या है कि पठार भी सिंपली इसी से बना होता है। जब इसमें इरोजन होता है, इसमें अपर्दन होता है, तो इसका ऊपर का भाग जो होता है वह हवा हुआ, सनलाइट हुआ, ये सब के माध्यम से क्या होता है, इरोज होना स्टार्ट होता है, और अपर्दन होते होते एक तरह ऐसा प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो जब ये प्लेन बनता है तो इसी प्लेन को, ठीक है, देखिए इसी प्लेन को यहाँ पे जो बन गया, इस जगह पे एक मैदान, यहाँ तक ना टेबल के टाइप में हो गया, मतलब यहाँ पे प्लेन हो गया है, तो इसको एक तरह से हम लोग मैदान भी बोलते हैं, फील्ड, प्लेन्स जिसको बोलते हैं, प्लेन। ठीक है, तो अब ये प्लेन जो है कैसे बना था, क्योंकि ये प्लेन बना है इरोजन से, अपर्दन से बना है, तो इसीलिए इस टाइप का जहाँ भी प्लेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संप्रदाय मैदान। ठीक है, मैदान किससे बना हुआ है, होना चाहिए इरोजन से, तो इरोजन से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग संप्रदाय मैदान। तो अब यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, चलिए अब इसी को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अब बताइए यहाँ पे पठार है तो वो क्या हो जाएगा कि एक, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार क्या चीज़ है, एक संप्रदाय भूमि है। ठीक है, क्या आंसर होगा, छोटा नागपुर का पठार एक संप्रदाय भूमि है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है गहरे समुद्र, उपतट में, सांस्कृतिक अंतस्थलीय, प्राकृतिक अंतस्थलीय। देखिए ये सब क्या ऑप्शन है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा कि ये क्या हो गया कि ये आपका एक इस तरह से ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, नदी का किनारा, और इस जगह से क्या होता है
कि वाटर स्टार्ट होता है, इस जगह से आपका वाटर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इस जगह पे मछली सबका उद्योग तो होगा नहीं, क्योंकि तो सूखा भाग है। तो जो ये पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है थोड़ा सा नदी में थोड़ा गहरा टाइप का, इस जगह पे मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। देखिए यहाँ पे उद्योग लेवल पे बोल रहा है, ऐसा नहीं कि खाने पकाने एक सिंगल फैमिली के लिए नहीं बोल रहा है। सिंगल फैमिली के लिए था जाके तालाब से भी मार सकते, लेकिन यहाँ पे उद्योग पर्पज से बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो होता है उपतट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उपतट क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो गहरे समुद्र में नहीं मिलेगा मछली। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय। मान के चलिए बहुत आदमी क्या होता है कि घर के आसपास एक बड़ा बड़ा छोटा मोटा ये तालाब बना लेता है। तो क्या उस तालाब से आप उद्योग लेवल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो। इसके लिए जब उद्योग लेवल पे हम बात करेंगे, इंडस्ट्रीज लेवल पे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मछली कहाँ पकड़ते हैं, उसका अपतट मैदान, अपतट में पड़ते हैं, ठीक है। अपतट क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया आपका, ये प्लेन हो गया, यहाँ से रिवर हो गया, और यहाँ पे जो गढ़ा होता है थोड़ा सा, उसी जगह मछली का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्मा गाओ पतन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल। तो अब आपको मालूम ही है, नाम से ही मालूम चल रहा है, मार्मा गाओ। तो ये आपका स्थित है गोवा में, ठीक है। ये आपका स्थित है, ये गोवा में। यह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान दीजिएगा। गोवा को देखिए आप, यहाँ पे मैप में देखते हैं कहाँ है गोवा, ये देखिए यहाँ पे आपको गोवा दिखाई दे रहा है, इसी जगह है, ठीक है। यहाँ हम लोग कहाँ, हम लोग का पोजीशन कहाँ पे, ये बिहार है, अब देखिए यहाँ पे गोवा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ये जो हिमनद हुआ, ये कहाँ पे है, कौन सा है, कंचनजंगा, रुद्र, गंगोत्री, और दूसरा दिया हुआ है केदारनाथ। तो आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ पे गंगा का उद्गम स्थल क्या है, ये इसका हाइट जो है कि 25 किलोमीटर है। क्या आंसर होगा, गंगोत्री। इसी जगह से आपका गंगा का उद्गम स्थान होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, तो गंगा जो है कि प्लेन में किस जगह से प्रवेश करता है, किस जगह पे, माउंटेन से जो प्लेन में आता है वो किस प्लेस पे माउंटेन में इंटर करता है, ये प्लेन में इंटर करता है, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार, गंगा जो है कि हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कि कौन सा, जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा आपको मालूम होगा क्या है, वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें कि क्या क्या होना चाहिए, 2A, 3 में क्या है, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश, ये आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। देखिए भूमि बंधित नदी मतलब क्या हो गया, पहले ये टर्म समझते उसके बाद आगे मालूम चल जाएगा
कि कुछ ऐसा नदी है, जैसे कि मान चलिए ये इंडिया का आप ये क्षेत्र देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है। तो होता है क्या है कि जितना भी नदी होता है जनरली वह किसी न किसी तरह से वह समुद्र में आके मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बताना यहाँ पे कौन सा ऐसा नदी है जो कि समुद्र में आके नहीं मिलता, वह जमीन पे ही लुप्त हो जाता है, वह जमीन पर ही क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। बताइए क्या आंसर होगा तेजी से। जी हाँ, राजस्थान में है ये नदी, उसका नाम है लूनी, जो कि कहाँ पे, वो नदी में ही, सॉरी जमीन में ही पूरा मतलब बाउंड्री के अंदर ही वो गायब हो जाता है, ठीक है। ये राजस्थान कहाँ पे आपका, ये रहा बड़ा क्षेत्र राजस्थान, ये रहा हम लोग का बिहार। देखिए सबको बिहार से कंपेयर कीजिएगा ना, मालूम चल जाएगा कहाँ पे क्या है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल के कटोरे का क्षेत्र, ये आंसर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जब भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब उस टाइम इसका डिटेल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है। क्वेश्चन है ग्रीन पीस हरित शांति क्या है। ऑप्शन है एक कृषि संबंधित व्यवस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग देखिए क्या होगा, फास्ट बताइए तेजी से। जी हाँ, देखिए ग्रीन पीस जो होता है वह ग्रीन मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट्स मिल रहा होगा कि क्या चीज़ से है, हरा भरा पेड़ पौधा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है ये। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। जब रात में हवा तेज रहेगा तो उस टाइम क्या होता है, ओस नहीं बनता है, क्योंकि क्या ऐसा कारण है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है हवा में नमी कम होती है। तीसरा ऑप्शन है तापमान ऊंचा रहता है। लास्ट ऑप्शन है आकाश साफ नहीं रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर वाष्पीकरण, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। होता है क्या है कि जब हवा रहता है, तेज आंधी रहता है, ये क्या होता है, वाइंड, इसको बोलते हैं हम लोग वाइंड। और वाइंड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाष्पीकरण। ठीक है, हम क्या बोले, वाइंड, यानी कि तेज हवा अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का रेट क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। और वाइंड अगर डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए देखते होंगे कि जब हम लोग कपड़ा खींचते हैं तो कपड़ा को पूरा फैला के लाटते हैं, ठीक है, यही कारण है। अब बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ आंसर होगा आपका वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। अधिक गहराई के कारण, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। अगला है जल के नीले रंग के कारण। अगला ऑप्शन है जल की ऊपरी सतह के कारण। चलिए बताइए क्या होगा तेजी से। अब थोड़ा सा आपको है कि पीछे का याद करना होगा। कल हम बताए थे, कल इसमें डिस्कस किए थे अच्छे से कि देखिए होता क्या है ना कि देखिए यहाँ पे सनलाइट होता है, सनलाइट होगा। सनलाइट में क्या है, इसमें टोटल 7 कलर होता है। सनलाइट में 7 कलर होता है, आपको मालूम है। अब ये क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल है,
वाटर ड्रॉपलेट है। तो ये सब क्या करता है, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट है, डस्ट पार्टिकल है, ये क्या करता है, ये जो लाइट आएगा इसको किसी ना किसी वे में डेविएट स्कैटरिंग कर देगा, कहीं पे भी स्कैटरिंग कर देगा, जहाँ पे भी हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। हम क्या बोलें, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, जस्ट इसका अपोजिट है। तब होता क्या है कि एक कलर होता है पर्पल, या इसी को बोलते हैं हम लोग बैंगनी। इसको क्या बोलते हैं, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक कलर हो गया, ये कलर हो गया बैंगनी। ठीक है, ये टर्म बस ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या बोले थे, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उसका कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा, बहुत इजी है। तो रेड का, यहाँ ध्यान दीजिए, एक रेड कलर होता है। रेड का जो होता है वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बताइए इसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और बैंगनी कलर का जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्पल, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, बैंगनी कलर का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो जब होता है क्या, ये दोनों कलर जब मिल जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन सा कलर हम बोले हैं, रेड और बैंगनी पर्पल, ये दोनों का जब कलर मिल जाता है तो ये जो थोड़ा सा अपीयर होता है लाइट ब्लू टाइप का। ठीक है, हल्का नीला कलर, इसीलिए जो ओशियन होता है वो कैसा अपीयर होता है, नीला कलर का। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। साइंस है, वैसे हम साइंस का स्पेशल क्लास अलग से लेंगे टोटल। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है नया। अगला क्वेश्चन है आगे आपका, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है, कौन सा है जो कि उड़ नहीं सकता, तो सिंपल क्वेश्चन है, कीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अपरदन मतलब क्या हो गया ना कि देखिए ये सॉइल है एक जगह और इस सॉइल को यहाँ से यहाँ मूव करना होता है ना, तो इसको बोलते हैं अपरदन। ये किसी भी कारक के माध्यम से होगा, अपने आप सॉइल नहीं आएगा। कारक क्या बनेगा यहाँ पे, या तो वाइंड बनेगा या फिर रिवर बनेगा। रिवर और वाइंड के माध्यम से क्या होगा, सॉइल यहाँ से यहाँ स्कैटरिंग होगा, मतलब मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरदन। अब बताइए इस जगह का मृदा यहाँ से उड़ के चला जाएगा इस जगह, यहाँ का तो ह्यूमस खत्म हो जाएगा, यहाँ का ह्यूमस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन देखिए क्या है, अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए तेज साफी लोग आंसर क्या होगा इसका। अति चराई कर देंगे तो घास सब खत्म हो जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा। वनस्पति काटेंगे उससे भी होगा। मेरे पास क्या आंसर है, वनारोपण द्वारा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे उसका रूट क्या करता है, सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखता है, जो कि आगे मूव करने के लिए नहीं देता है। इसका आंसर क्या होगा, वनारोपण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। ठीक है, कौन सा देश संसार में अग्रणी है कोयला मामले में, बताइए। फैक्ट है, आपको याद करना होगा, चीन। ठीक है, चीन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैप है, यहाँ पे ये रहा आपका बड़ा सा चीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कह रहा है आपका इकोसिस्टम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन वह मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए ज़मीन पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होना चाहिए संपूर्ण भूमि का। ऑप्शन है 25%, 30%, 40% और 33%। क्या होना चाहिए? आंसर सही से होगा 33%, लेकिन अभी कितना है? 22 के समथिंग है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? बंदरगाह कौन सा नहीं है? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो हुआ, जो कि एक समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो कि ये नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। न्यूयॉर्क, ये भी नदी किनारे बसा हुआ है। लंदन, ये भी नदी किनारे बसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। कौन सा आंसर होगा? कैनबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आपका ये इंडिया हो गया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। दूसरा ऑप्शन है वे जल के लिए संग्रह होती है। अगला ऑप्शन है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अगला ऑप्शन है चट्टानों में सिलिक नहीं होते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले जानते हैं, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा क्या है नहीं है। तो हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे कि जो यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो यहाँ से उद्गार होकर बाहर आता है। इस टाइम बहुत ही हॉट मैग्मा होता है, बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। ये मैग्मा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब उसके बाद क्या हो गया? जैसे ही इस पर इफेक्ट पड़ेगा किसका? वाइंड का, हवा का और जल का पड़ेगा, यानी कि वाटर का पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे कूल हो जाएगा और कूल होके एक इस तरह से एक छोटे करके बहुत ही ज़्यादा एक सॉलिड टाइप का, एक ही मतलब मान चलिए कोई भी एक मोल्टेन, जैसे कि कोलतार होता है ना, कोलतार को अगर हम रखते हैं तो कैसा होता है? एक ही जगह ऐसा जमा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये इतना गर्म है तो क्या इसमें आपको लगता है कि एक भी पेड़ पौधा जिंदा रहेगा, या इसमें पेड़ पौधा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का अनुसार आंसर मिल जाएगा हमको। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूरा जीवाश्म, इसका मतलब वही जो बोले थे, क्या उसमें पेड़ पौधा जिंदा रहेगा? कभी नहीं होगा। जल के लिए संग्रह होती है, वो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूरा एकदम पूरा पैक होता है। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ये सही है आपका, ठीक है। आंसर क्या होगा? वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो फैक्ट है आपका। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? साइनोडिक ईयर, इसको बोलते हैं हम लोग 25 करोड़ वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है, ठीक है। अनुच्छेद है 172, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 बी, अनुच्छेद 176। चलिए क्या आंसर होगा? सबसे पहले सबके बारे में जान जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि राज्यपाल जो है कि वो गवर्नर इसको बोलते हैं, राज्यपाल बोला है कि लोकसभा स्पीकर को
विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष को कि आप अपना सेशन को स्टार्ट कीजिए। तो यह किस अनुच्छेद में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले सब अनुच्छेद के बारे में अगर जान जाएंगे तो अपने आप इसके आंसर आ जाएगा। अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। ठीक है, वो अपने 5 साल तक अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 175 क्या कहता है कि गवर्नर जो है कि वो गवर्नर राज्य विधानसभा का विधायक सबको या विधान परिषद सभा में वह संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175 कहता है गवर्नर जो है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को कहता है अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। अनुच्छेद 176 ये कहता है गवर्नर जो है वह गवर्नर का अभिभाषण, मतलब जब वो आपका विधानसभा से स्टार्ट होगा ना तो उसमें गवर्नर को बुलाया जाता है अभिभाषण देने के लिए। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो ये सब बता दिए आंसर। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 175B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला का बात हो रहा है तो आंसर क्या होगा, राज्य वित्त। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन दूसरा है जिला विकास पदाधिकारी, नेक्स्ट ऑप्शन है जिला नियोजन पदाधिकारी, नेक्स्ट ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, तेजी से। आंसर होगा इसका जिला का विकास पदाधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अभी नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना होगा और उसके ऊपर से भी आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही समय देना होगा। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो आप पूरे वीडियो देखिए और अच्छे से उसको समझिए, और उसका हम PDF भी अपलोड कर देंगे। तो उसको PDF से देख के आप उसका प्रैक्टिस सेट अपने से फिर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो 176 तो हम आप लोग पहले ही बता दिए थे, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ये राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, और 178 क्या होता है बताइए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बारे में बताया गया है। तो क्या इसका आंसर होगा 170। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ विधान परिषद नहीं है, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। आंसर होगा सिर्फ बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी राज्य विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय सांसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो होता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद, इसका मतलब क्या होगा अपर हाउस, वो होगा या नहीं होगा इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, सांसद। विधान परिषद सिर्फ उसका अनुमोदन कर सकता है, मानना या ना मानना सांसद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सांसद चाहेगा तो वहाँ पे विधान परिषद बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, केंद्र सांसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हुआ हो। ठीक है, तो ये सिंपल है कि निर्वाचन जो है कि कंबाइंड सेशन होता नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग भाषण देता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा ये जब दोनों हाउस में किसी विधेयक पे लेके कोई मतभेद होगा तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसका कंबाइंड सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन का जो हेड होता है, जो उसको लीड करता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? बताना होगा। ये आपको जब संविधान पढ़िएगा ना एक प्रस्तावना, तो उसमें देखते रहिएगा, एक सीक्वेंस में दिया हो गया है। सबसे पहले दिया हो गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। पता आंसर क्या होगा? देखिए, राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होता है जो कि अपर हाउस होता है, और यह कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी भी भंग नहीं होता है। सिर्फ भंग कौन होता है? लोअर हाउस, लोकसभा। कौन भंग करता है उसको? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जिसको बोलते हैं, पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। वो किसको त्यागपत्र देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। बताइए तेजी से क्या होगा? वह देगा अपने उपाध्यक्ष को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन है सन 1951 की जनगणना पर, सन 1961 की जनगणना पर, सन 1971 की जनगणना पर, सन 1981 की जनगणना पे। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा? देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया था कि इसके आधार पे ही 2000 के बाद जनगणना होगा, इसी के आधार पे होगा। और 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक सांसद सबका जो सीट होता है वह फिक्स हो गया। कितना सीट है अभी लोकसभा में? मैक्सिमम 545, और राज्यसभा में कितना है? 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो। ऑप्शन है वैध मत का 1/3 भाग, वैध मत का 1/4 भाग, वैध मत का 1/5 भाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर इसमें होगा कोई नहीं, क्योंकि अगर इतना से कम आया तो उसका जमानत का जो राशि होता है वह हो जाता है, सरकार जब्त कर लेता है, RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, बताए थे, वो बता दिए हैं आपको। राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वृद्धि हुई थी। ये तो फैक्ट वाला है, तो आपको टू द पॉइंट आपको याद करना होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ये था आंसर 18.9 का रखा गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक होना चाहिए, कोई भी सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित हो, यह सहकारी क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। अगला ऑप्शन है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी दोनों का ही स्वामित्व है। वही होता है भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी और निजी दोनों ही सम्मिलित होता है। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन को जानते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, ठीक है। भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है, ये समझिए। ऑप्शन है नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति की जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। अब देखिए अल्प विकसित, नियोजन तो है कहाँ, नियोजन रहेगा तब तो आप नियोजन की आवश्यकता बोलिएगा, ठीक है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए अविकसित है। सारा यहाँ पे जो डिपेंडेंट है किस पे है, सरकारी नौकरी नहीं दीजिएगा क्या कीजिएगा, कृषि ये सब करेगा, कृषि पर डिपेंड है। और यहाँ पे एक भी फैक्ट्री का जो है कि वो बहुत ही कम विस्तार है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये डायरेक्ट आंसर जान लीजिए इसका, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब ये राजस्थान में जो इंदिरा कैनल है उसका उद्घाटन के समय में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये बहुत ही सिंपल है, अब आप लोग बताइए इसका तेजी से। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किसमें प्रगति किया है? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। क्या आंसर होगा इसका? गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है, स्वीकृत प्रदान करता है? राष्ट्रपति, योजना आयोग, राष्ट्रपति विकास परिषद, और यहाँ पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रीय हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग कब गठन हुआ था? 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था योजना आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट में करते हैं, वोल्टेज में करते हैं, ओम में होता है या एम्पियर में होता है? तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए तेजी से। वाट में करते हैं, ठीक है। चलिए
ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का ओम हो गया। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, जड़ीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए अभी क्या है ना कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमको कैसा होना चाहिए? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूटिलाइज करना चाहिए। क्या है वो? सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा, उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटासियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कठोरता पहले होता क्या है उसके बाद जान जाएंगे, तुरंत अपने आप समझ आएगा। जब हम लोग साबुन यूज करते हैं, अब देखते होंगे जल्दी उसमें फेन नहीं होता है। 2 से 3 बार लगाइए फेन, साबुन लगाइए तब उसमें फेन होगा। तो वैसा जल को क्या बोलते हैं? कठोर जल बोलते हैं। और इस कठोर जल में जो क्या होता है? मैग्नीशियम और पोटासियम का सॉल्ट रहता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है? वह कठोर हो जाता है। और इसको ये हार्ड वाटर इसी को बोलते हैं हार्ड वाटर। ध्यान दीजिएगा, हार्ड वाटर और हैवी वाटर अलग है। एक होता है हैवी वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर का फॉर्मूला H2O ही होता है और हैवी वाटर का होता है D2O। ठीक है, अब हार्ड वाटर को हार्डनेस रिमूव करने के लिए क्या होता है ना, एक प्रोसेस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है? वाटर का हार्डनेस को हम लोग रिमूव करते हैं। बताइए क्या इसका आंसर होगा? कि इसका आंसर सही आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। बहुत सिंपल है, क्या होगा सर? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर होगा आपका। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय कहलाते हैं, चतुर्थ कहलाते हैं। देखिए होता है क्या है कि ये प्लांट है और प्लांट पे गोट यानी कि बकरी डिपेंड होता है या भेड़ डिपेंड होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे, गोट डिपेंड होगा और भेड़ डिपेंड होगा। सिर्फ हम लोग क्या होता है ना, जो इस पर डायरेक्टली डिपेंड होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राइमरी, और जो प्राइमरी पर डिपेंड होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो हम लोग कहाँ पर डिपेंड होते हैं? इस पे क्या नाम है इसका? कौ पे खाते हैं, ये क्या नाम है इसका? ये गोट सब खाते हैं, तो उसे लोग बोलते हैं। ये हो गया आपका। हम लोग किस क्षेत्र में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता क्षेत्र में आएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, स्तनी। क्या आंसर होगा? 23 फास्ट। स्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैमल्स इसको बोलते हैं। साबुन अपमार्जक, इसमें डिटर्जेंट सर्फ क्या है? साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन करता है। क्या आंसर होगा? मैल से उठाता है, उत्प्रेरक। आर्कियोप्टेरक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। इसका आंसर क्या होता है? तेजी से, यह एक पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से
पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। कौन सा प्लांट है? अब इसमें बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? जी हाँ, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किसमें होता है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। जी हाँ, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकलिप्टस, सिकोवा, देवदार, प्रणाल। क्या आंसर होगा? ये तो फैक्ट याद करना होगा। यूकलिप्टस। सर्वदाता के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है? कौन सा होता है? सर्वदाता, सबको दे सकता है ये और सबसे ले सकता है ये, इसलिए उसको बोलते हैं सर्वग्राही, उसको बोलते हैं सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एक दर्द का दवाई का नाम होता है, बस ये एंटीपायरेटिक है या प्रतिजैविक है, शामक है या उपरोक्त कोई नहीं। क्या आंसर होगा? एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा में सांसदों की कुल कितनी संख्या है? 50, 52, 40, उपरोक्त कोई नहीं। क्या हुआ? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1934 में या 1939 में? बताइए कब हुआ था? 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल स्कूल में, हॉल में हुआ था। सन 1886 से 66 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कहाँ पे था? ठीक है, नील विद्रोह जो हुआ था बिहार में वो कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर छपरा में हुआ था, मधुबनी छपरा में हुआ था, दरभंगा छपरा में हुआ, चंपारण में हुआ था, चंपारण मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंपारण और मुजफ्फरपुर में। इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदावरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी विद्रोह का। क्या आंसर होगा? बहावी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से होता है? धनबाद, हजारीबाग, झड़िया, कुल्टी। कहाँ से होगा? बताइए तेईस से। हालांकि ये अब क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि चला गया है, झारखंड में चला गया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर है, ये ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, राजमहल, गया, मुंगेर, लास्ट ऑप्शन है शाहबाद, गया। क्या आंसर होगा? बताइए तेईस से। जी हाँ, आंसर होगा भागलपुर और राजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायिनी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। बताइए बिहार में जो कृषि होता है, जो कृषक होता है, किसान होता है, किसके पास आपको 4 व्हीलर रहता है? सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? जीवनदायिनी के लिए होता है। ठीक है, व्यवसायिक पर्पज के लिए नहीं हो पाता है, आत्मनिर्भर नहीं है, कर्ज लेते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शस्य गहनता क्या है? ये तो उस टाइम कंबाइंड क्वेश्चन था इसलिए आ गया है, ये आएगा, घट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। यहाँ पे है आपका, देखिए
गंडक भी मिलता है, सोन भी मिलता है, पुनपुन भी मिलता है, घाघरा नहीं मिलता। जब हम पढ़ेंगे इसका बिहार का ज्योग्राफी तब उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए, इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? देखिए, ये जो है कि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए बदल गया है, हालांकि इसके अनुसार से ये है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि झारखंड और बिहार दोनों मिला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मरौरा, बेतिया, मोतिहारी, पटना। क्या आंसर होगा? जी हाँ, मरौरा, सिवान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोटा कर देते हैं। सुमेलन करना है, ठीक है। नागानंद का रचना कौन सा है इसमें, बताइए। चलिए अभी बताते हैं इसका, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो है इसको बता देना ठीक रहेगा। नागानंद जो होता है वह हर्षवर्धन लिखा था। हर्षवर्धन किसके दरबार में था? ध्यान से याद कीजिए, हर्षवर्धन तो ऑलरेडी पढ़ा था। हर्षचरित्र वानभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ताउल मोमिन अब्दे मलिक झांसी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री बिहार में भ्रमण किया था। इत सिंह, चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? 405 में, 635 में, 670 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? 670 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? किस काल के बाद जो है ना कि वहाँ का नगर पूरा चला गया, ध्वस्त हो गया? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्र युग, सातवाहन युग। बताइए क्या आंसर होगा? जी हाँ, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 12 अंग, 12 उपवांग, 14 अंग, 14 उपवांग। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए तेजी से। 14 यहाँ पे पूर्व होगा, अंग नहीं होगा, यहाँ पे पूर्व होगा, ये सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों के लिए, थारवों ने, जैनियों ने, तंत्रियों ने। क्या आंसर होगा? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग। क्या आंसर होगा? 1/6 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी का स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम इस पेय पर नामांकित देवता। बताइए क्या आंसर होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा सोम देवता को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? क्या आंसर होगा? लाल रंग, नीला हरा, पांडु, नीला। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जी हाँ, नीला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। देखिए वह था 1739 में। नादिर शाह अटैक किया था और अपने साथ मयूर सिंहासन को लेकर भाग गया था। उस टाइम कौन सा था? मोहम्मद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। कहाँ से मिलता था? ऑप्शन देखिए, बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास। कहाँ से मिलता था बताइए? सोरा अफीम सब कहाँ से मिलता था उसको? जी हाँ, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से
किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जहांगीर जो है कौन सा अंग्रेज को खान का उपाधि दिया था? क्या आंसर होगा? हॉकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में शरीफ नगर का महत्वपूर्ण रहा। शरीफ नगर यानी बिहार शरीफ किस लिए महत्वपूर्ण था? व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में? बताइए क्या था इसका आंसर? ये था विद्या का सबसे ज़्यादा वहाँ पे था और धार्मिक का केंद्र के लिए। इसका आंसर होगा ये डी। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेर का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, फिरदौसी और कुब्रवी? कौन सा होगा? फिरदौसी। चलिए अगला क्वेश्चन। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है आपका हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। क्या आंसर होगा? जी हाँ, हरिहर प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? कौन सा इसमें लैंड टैक्स नहीं है? ऑप्शन है खराज, खम्स, उस्र, मुक्तई। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, खम्स जो था कि वो लूट का धन था। अलाउद्दीन खिलजी याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय के उच्च जाति, निर्धन, सर्वधारण, उदार रजवाड़े। देखिए सबसे पहले क्या था, उच्च जाति का तो कोई समस्या था नहीं, गरीब इतना था उसके पास कोई साधन ही नहीं था कि वो ठीक से। उदार रजवाड़े ऐसा कोई था ही नहीं जो आपको फ्री में 1 बीघा जमीन देगा, 1 कट्ठा जमीन देगा। ठीक है, तो क्या था? बुद्धिजीवी। आंसर केवल 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। बताइए क्या आंसर होगा? जी हाँ, गोपाल हरि देशमुख का निकनेम यही है, महाराष्ट्र के लोकहितवादी, सुधारक के लोकहितवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? 1772, 1774, 1776, 1778? क्या आंसर होगा? 1774। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा कानून पारित हुआ था? 1856 में धार्मिक निषेध रेगुलेशन, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य हड़पने की नीति। अब बताइए इसमें जो है कि आपका कौन सा जो था कि वो एक्ट पारित हुआ था 1856 में? चलिए इसे बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा, देखिए, 1 धार्मिक सुधार और तीसरा जो होगा हिंदू पुनर्विवाह, क्योंकि सती प्रथा तो 1830 में हो गया था। राज्य हड़पने की नीति डलहौजी था, वो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जत्रा भगत, एम.एन. रॉय। क्या आंसर होगा इसका? आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंशन का गठन हुआ था 1924 में, 1926 में, 1927 में,
1929 में। कब हुआ था गठन, बताइए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 85, जी हाँ 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डागे, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा था पहला? जी हाँ एम एन रॉय। यही था हम लोग का संविधान का जो सलाह दिया था इसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनायतुल्लाह मशरिकी, मौलाना हसरत मोहानी। बताइए कौन था खुदाई खिदमतगार? जी हाँ सही आंसर बोले खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का अब पैटर्न आ गया बहुत ज़्यादा कि आपको सीक्वेंस करने के लिए दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन की स्थगित संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को जलाना, गांधी जी का हत्या गिरफ्तारी। तो अब इसमें बताना है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था स्थगित क्यों हुआ था। सही सीक्वेंस में दिया, सबसे पहले गोलीकांड हुआ था, तब भीड़ उग्र हो गया, जाके थाना को जला दिया, उसके बाद महात्मा गांधी क्या किया, अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब सब सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बताइए क्या होगा आंसर है। ऑप्शन देखिए अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ सही आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका होम रूल योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, टी ए अलकाट। क्या आंसर होगा? जी हाँ टी ए अलकाट, इसका कोई योगदान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? कौन था बताइए तेजी से। महिला, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। जिसको जरूरी होगा तो वही ना लड़ेगा, बाकी सब आराम करेगा घर में। क्या होगा इसमें? जी हाँ दूसरा और तीसरा जो है यह पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 92। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताए। सरोजिनी नायडू, रमाबाई पंडित, अरुणा असरफ अली, एनी बेसेंट। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन दो आता है और दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाला होता है। यहाँ लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, एक ही क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। जब भारत का पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। जब सिंपल प्रथम पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1924, 1928, 1930। बताइए क्या होगा? जी हाँ 1930। अब इसी का नाम बदलकर 1928 में भगत सिंह क्या रख दिया था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका अध्यक्ष थे वही आज़ाद साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। कुकी, खोंड, उरांव, नाईकदा। क्या आंसर होगा इसका? जी हाँ, खोंड। ये क्या हुआ था? जो विद्रोह कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के ऐसे नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ये क्या आंसर होगा? कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? कौन भाग नहीं लिया था? जी हाँ, साहूकार भाग नहीं लिया था, कृषक भाग नहीं लिया था, मजदूर तो लेके किया था, उसका जमीन हड़प लिया था। अब कुछ जमींदार का जमींदारी चला गया था, तो क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। दूसरा ऑप्शन है सर जॉन के। तीसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस और अगला ऑप्शन है टी.आर. होम्स। क्या आंसर होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन था, बस इतना ही क्वेश्चन था। 98 क्वेश्चन ही। देखिए इसमें है क्या ना कि करंट अफेयर और मैथ का क्वेश्चन जो है कि इसमें सॉल्व जो है कि नहीं किया गया, उसका हम लोग हटा दिए हैं क्योंकि करंट अफेयर तो अभी बदल चुका है। तो दोस्तों ये तो आज का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आप 40 बीपीएससी का क्वेश्चन बना रहे थे। अब इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जहाँ तक पॉसिबल है। और देखिए ये वीडियो आप लोग जो है कि एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है उसको फिर से देख के, और उसके बाद PDF को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद तब आप जो है कि उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए हम PDF में जो है कि आंसर सेट मतलब आंसर टिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।